नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। आज हम बात करेंगे सावित्रीबाई फुले की, जिन्होंने ज्योतिराव फुले के साथ एक समान संघर्ष का सामना किया और अपने पति का साथ दिया, लेकिन जातिवादी और पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। ज्योतिराव फुले की पत्नी के रूप में अपनी पहचान के अलावा उन्हें शिक्षा में भी कम ही जाना जाता है। आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका, जन और महिला शिक्षा की एक कट्टरपंथी प्रतिपादक, महिला मुक्ति की हिमायती, प्रवृत्त कविता की अग्रणी, एक साहसी जन नेता जो जाति और पितृसत्ता की ताकतों से संघर्ष कर उनसे लड़ी। ऐसे में निश्चित रूप से उनकी स्वतंत्र पहचान और योगदान था। यह वास्तव में अभिजात वर्ग नियंत्रित ज्ञान उत्पादन की बेरहमी का एक प्रमाण है कि सावित्रीबाई फुले जैसा व्यक्तित्व आधुनिक भारत के इतिहास में कोई उल्लेख पाने में विफल रहता है। उनके जीवन संघर्ष की एक व्यापक स्तर पर सराहना की जानी चाहिए और सभी को उनके बारे में बताया जाना चाहिए। सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को पुणे से करीब 50 किलोमीटर दूर नौगांव में हुआ था। वे मां लक्ष्मी और पिता खंडोजी नेवेशे पाटिल की बड़ी बेटी थीं। जैसा कि उस समय प्रथा थी, 9 साल की उम्र में 1840 में उनकी शादी 12 साल के ज्योतिराव फुले से हुई। ज्योतिबा फुले से शादी के कुछ समय बाद ही सावित्रीबाई फुले की शिक्षा शुरू हो गई। उनकी सीखने की चाह से प्रभावित होकर सावित्रीबाई के पति ज्योतिराव फुले ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। पढ़ने की शौकीन होते ही सावित्रीबाई ने अहमदनगर स्थित मिस सिंथिया फर्रार की संस्था में प्रशिक्षण लिया। उन्होंने एक सामान्य स्कूल से तृतीय और चौथी कक्षा की परीक्षा पास की। सावित्रीबाई फुले ने सगुना बाई के साथ 1 मई 1847 को महारवाड़ा में एक स्कूल शुरू किया। शुरू में 8-9 लड़कियों का दाखिला हुआ, लेकिन साल भर के भीतर यह संख्या 40 से 45 तक पहुंच गई। 1 जनवरी 1848 को पुणे के भीड़ेवाड़ा में ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल शुरू किया। वो न केवल पहली महिला शिक्षक बनी, बल्कि 1 जनवरी 1848 को भारत की प्रथम महिला प्रधानाध्यापिका के रूप में उन्हें नामित किया गया। लड़कियों के लिए उस प्रथम स्कूल की वर्तमान स्थिति सरकारों के बहुजन विरासत के संरक्षण में रुचि न होने के कारण दयनीय है। सावित्रीबाई फुले का जीवन उस समय स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में, जबकि उच्च जाति के रूढ़िवादी लोग तिरस्कार करते थे, आसान नहीं था और कई बार वे पथराव करते थे और उन पर गोबर फेंकते। युवा दंपत्ति को लगभग सभी वर्गों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सावित्रीबाई को हर दिन स्कूल के चलते तीव्र उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता। पत्थर, कीचड़ और जाते वक्त उन पर गंदगी फेंकी गई, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने सबका हिम्मत से सामना किया। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के वंचितों, शोषितों और लड़कियों को शिक्षित करने के काम ने उस समय के कई ब्राह्मणों को व्यथित किया और रूढ़िवादी ब्राह्मणों के हमले की आशंका के कारण ज्योतिबा फुले के पिता डर गए। 1849 को सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले दोनों को उनके घर से बाहर निकाल दिया गया। अपने घर से बाहर निकाले जाने के बाद सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने शूद्र और अतिशूद्र समुदाय को शिक्षित करने के लिए पुणे के उस्मान शेख के वाड़ा में वयस्कों के लिए एक स्कूल शुरू किया। सावित्रीबाई भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख के साथ इस स्कूल में पढ़ाती थीं। आपको आश्चर्य हो सकता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मिड डे मील भोजन योजना एक आधुनिक दिन की अवधारणा है, लेकिन सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने स्कूल में पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करने के लिए बच्चों को वजीफा देकर लगभग 170 साल पहले इसके लिए मंच तैयार किया। उन्होंने स्कूल में हर बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर बच्चों में कुपोषण कम करने की पहल की। कहा जाता है कि सावित्रीबाई फुले ने एक युवा छात्र को अपने लिए उपहार के बजाय एक पुरस्कार समारोह में स्कूल के लिए लाइब्रेरी मांगने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने युवतियों को पेंटिंग, लेखन व अन्य गतिविधियों को लेकर प्रेरित किया। उस समय एक युवती मुक्ता साल्वे द्वारा लिखा गया निबंध बहुजन साहित्य और बहुजन नारीवाद का चेहरा बन गया। अभिभावक शिक्षक बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती ताकि अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके और अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूलों में भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। 1851 तक सावित्रीबाई फुले अपने पति के साथ करीब 150 महिला छात्रों के साथ 3 स्कूल चला रही थीं। उनके लिए शिक्षा सिर्फ
एक वर्णमाला सीखना नहीं बल्कि मन का विकास था। उनके शिक्षण के अभिनव तरीकों ने धीरे धीरे आम लोगों को आकर्षित किया क्योंकि लड़कियों की संख्या बढ़ती गई। 16 नवंबर 1852 को फुले परिवार को ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया और सावित्रीबाई फुले को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक घोषित किया। सावित्रीबाई फुले ने 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत की, जिसने महिलाओं के मानवाधिकारों, जीवन की गरिमा और अन्य सामाजिक मुद्दों के बारे में महिलाओं की चेतना बढ़ाने का काम किया। उन्होंने विधवाओं के सिर मुड़वाने की मौजूदा प्रथा के खिलाफ मुंबई और पुणे में एक सफल न्यायी हड़ताल का आयोजन किया। 28 जनवरी 1853 को भारत के पहले शिशु हत्या निषेध गृह की शुरुआत सावित्रीबाई फुले ने की। ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था के कारण उन दिनों किसी भी जाति और वर्ग की महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में बहुत अधिक दबी कुचली रहती थी। कई पितृसत्तात्मक और ब्राह्मणी परंपराएं, मूल्य और अनुष्ठान थे जो महिलाओं के खिलाफ थे। पुणे शहर और आसपास के गांवों में बड़ी संख्या में विधवाएं उन दिन वहां रहती थीं। विधवाओं में अधिकतर किशोरी और युवतियां थीं। इन विधवाओं का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार किया गया और मामूली वित्तीय सहायता से वे गुप्त रूप से यौन शोषण के विषय थे। गर्भ निरोधक या अन्य उपायों की कमी के कारण वे गर्भवती हुईं, इसलिए उन्हें इस कारण से प्रताड़ित होना पड़ा जिसके लिए वे जिम्मेदार नहीं थीं। गर्भपात के अस्वस्थ तरीकों के कारण महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ती। सामाजिक बहिष्कार से बचने के लिए विधवाओं द्वारा प्रसव के बाद कई नवजातों की हत्या करनी पड़ती। कई बार उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। 28 जनवरी 1853 को सावित्रीबाई ने ऐसी महिलाओं के लिए एक आश्रय शुरू किया, शिशु हत्या निषेध गृह। भारत में अपनी तरह का पहला। इस शिशु हत्या निषेध गृह में विधवाएं अपने बच्चे को जन्म दे सकती थीं और उन्हें वहां छोड़ सकती थीं। सावित्रीबाई फुले ने भेदभाव के खिलाफ कई कविताएं लिखी और लोगों को शिक्षित होने की सलाह दी। सावित्रीबाई फुले पहली भारतीय महिला थीं जिनकी कविताएं ब्रिटिश साम्राज्य में नजर आईं। वे अपनी कविताओं के माध्यम से अंग्रेजी और शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए आधुनिक कविता की जननी थीं। काव्य फुले कविताओं का पहला संग्रह 1854 में प्रकाशित हुआ। 1855 में फुले दंपत्ति द्वारा कृषक और मजदूरों के लिए एक नाइट स्कूल शुरू किया गया। ऐसे कई वंचित शोषित लोग थे जिनके पास नियमित स्कूलों में जाने का कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वे खुद को केवल रात में उपलब्ध करा सकते थे। उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए फुले दंपत्ति ने नाइट स्कूल शुरू किया। सावित्रीबाई फुले ने 25 दिसंबर 1856 को ज्योतिबा फुले के भाषणों का संपादन किया और प्रकाशन किया। इसमें ज्योतिबा फुले के 4 भाषण थे। फुले दंपत्ति ने 1863 में गर्भवती विधवाओं के लिए अनाथालय घर शुरू किया ताकि वे अपने बच्चों को जन्म दे सकें और समाज के डर के बिना रह सकें। ऐसे समय में जब अछूतों की छाया भी अपवित्र मानी जाती थी, जब लोग प्यासे अछूतों को जल देने से तैयार नहीं होते थे, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने अछूतों के उपयोग के लिए अपने घर में कुआं खोला। अछूतों के प्रति अपनी मानसिकता बदलना ब्राह्मणों के लिए एक चुनौती था। जब ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की तो सावित्रीबाई फुले महिला वर्ग की प्रमुख बनी, जिसमें 90 महिला सदस्य शामिल थी। इसके अलावा उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल शिक्षक के रूप में अथक काम किया। ज्योतिबा फुले की मृत्यु के बाद वे सत्यशोधक समाज की अध्यक्ष बनी और उनके काम को आगे बढ़ाया। सावित्रीबाई फुले ने 1893 में सासवड़ में सत्यशोधक समाज सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसका उद्देश्य शूद्र और अछूत जातियों की शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना था। 1874 में फुले दंपत्ति ने ब्राह्मण विधवा काशीबाई के बेटे को गोद लिया। जब सावित्रीबाई फुले द्वारा शुरू किया गया शिशु हत्या निषेध गृह अस्पताल के रूप में काम कर रहा था, तब सावित्रीबाई ने न केवल विधवाओं की सेवा की बल्कि वह इस संबंध में बहुत आगे बढ़ गईं। उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा काशीबाई से एक बालक को गोद लिया और इस तरह समाज के प्रगतिशील लोगों को संदेश दिया। इस दत्तक बच्चे का नाम यशवंत राव था, जो बाद में डॉक्टर बन गया। 1876 से 1898 के अकाल के दौरान सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ हिम्मत से काम किया और मुश्किल समय को दूर करने के लिए कई नए तरीके सुझाए। उन्होंने कई स्थानों पर निःशुल्क भोजन का वितरण शुरू किया। फुले दंपत्ति ने महाराष्ट्र में 52 फ्री फूड हॉस्टल शुरू किए। जुलाई 1879 में जब ज्योतिबा फुले को स्ट्रोक का सामना करना पड़ा और शरीर के दाहिने ओर लकवा मार गया तो सावित्रीबाई ने दिन रात उनका उपचार किया, जिस कारण वह जल्द ठीक हो गए और फिर से लिखने लगे। 1897 में सूखे के दौरान सावित्रीबाई फुले ने ब्रिटिश सरकार जो लोगों की भलाई की अनदेखी कर रही थी उसको मजबूर किया कि वह राहत कार्य शुरू करे। सावित्रीबाई और उनके दत्तक पुत्र यशवंत राव ने 1897 में नाला सोपारा के आसपास के क्षेत्रों में बेबुनिक प्लेग से प्रभावित लोगों को इलाज के लिए एक क्लिनिक खोला। सावित्रीबाई फुले
व्यक्तिगत रूप से मरीजों को क्लिनिक ले गईं, जहां उनके बेटे ने उनकी सेवा की। मरीजों की देखभाल करते हुए वह खुद बीमारी से ग्रसित हो गईं। प्लेग रोगियों की सेवा करते हुए 10 मार्च 1897 को इसी से उनकी मृत्यु हो गई। पुणे नगर निगम ने 1983 में सावित्रीबाई फुले की स्मृति में एक स्मारक बनाया। उनकी मृत्यु के एक शतक के बाद 10 मार्च 1998 को सावित्रीबाई फुले के सम्मान में इंडिया पोस्ट द्वारा एक डाक टिकट भी जारी किया गया। उनके सम्मान में 2015 में पुणे यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी किया गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको सावित्रीबाई फुले का जीवन संघर्ष पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।